हाँ, चलिए शुरू करते हैं। आज हम आपको समरूप त्रिभुज के बारे में बताएंगे। जो हमारे पाठ्यक्रम में त्रिभुजों की समरूपता है और त्रिभुजों की समरूपता पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले यह देखेंगे कि यदि दो त्रिभुज आपस में समरूप हैं तो उनके बीच कौन कौन से संबंध होते हैं। उदाहरण के लिए दो त्रिभुज हैं ABC और दूसरा त्रिभुज DEF। यदि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF समरूप है तो इस समरूपता को हम इस प्रकार लिखते हैं। त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF। अब यहाँ पर कुछ फैक्ट जिसे हमें विशेष रूप से ध्यान देना होगा कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF। तो यहाँ पर पहले त्रिभुज में तीनों कोणों, कोण A, कोण B, कोण C। दूसरे त्रिभुज में कोण D, कोण E, कोण F। इसका एक निश्चित क्रम होगा, अर्थात कोण A कोण D के बराबर है और B कोण E के बराबर है तथा कोण C कोण F के बराबर है। तो पहले त्रिभुज में कोणों का जो क्रम है, दूसरे त्रिभुज में कोणों का क्रम अपने संगत कोणों के क्रम के अनुसार होना चाहिए। संगत का अर्थ होगा बच्चों, जैसे कोण A का संगत कोण D होगा तो कोण A यहाँ पहले लिखा गया है तो कोण D पहले लिखा जाएगा। कोण B दूसरे नंबर पर लिखा गया है तो कोण B के बराबर कोण E है, वो दूसरे नंबर पर यहाँ लिखा जाएगा। इस प्रकार समरूपता को व्यक्त करने पर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम यदि हम सॉल्व करते हैं तो वहाँ प्रश्न के फंसने की संभावना समाप्त हो जाती है। जैसे यदि जानकारी के लिए हम इस त्रिभुज को इस प्रकार लिख दें कि त्रिभुज BAC समरूप, तो फिर अगले त्रिभुज को क्रमबद्ध सही ढंग से करने के लिए अब B के बराबर जो कोण DEF में जो B के बराबर है तो B पहले लिखा गया तो यहाँ पर E पहले लिखा जाएगा और A का संगत कोण D है तो यहाँ पर D पहले लिखा, बाद में D लिखा जाएगा, यानी दूसरे नंबर पे है, दूसरे पर D। अब मैं समझता हूँ आप समझ गए होंगे। अब कोण C के बराबर कोण F है। इसमें और इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं है, केवल जो अंग जिस संगत अंग के अनुक्रम में है उसी प्रकार यहाँ लिखेंगे। समरूपता में यह बहुत विशेष ध्यान देने वाली बात होती है। तो यदि दो त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं तो उसे हम इस प्रकार से व्यक्त करते हैं और व्यक्त करते समय संगत अंगों का क्रम सही होना चाहिए। यदि संगत अंगों का क्रम सही होता है तो समरूपता में देखिए कोण A इक्वल कोण D, कोण B बराबर कोण E और कोण C बराबर कोण F तथा भुजा AB की संगत भुजा DE तो AB अनुपाते DE बराबर BC अनुपाते EF बराबर AC या CA अनुपाते FD। यह संगत भुजाओं का क्रम समानुपाती होता है। इसे हम
शब्दों में व्यक्त करते हैं। इस प्रकार समरूप त्रिभुज में, एक त्रिभुज में मुख्य रूप से 6 अंग होते हैं, 3 कोण और 3 भुजाएं। तो तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों संगत कोणों के बराबर होता है। इसकी तीनों भुजाएं पहले त्रिभुज की AB, BC और CA दूसरे त्रिभुज की तीनों संगत भुजाओं के आनुपातिक रूप से बराबर होते हैं। अब दूसरा टॉपिक आता है कि दो त्रिभुज आपस में समरूप कब होते हैं। इसके लिए मिनिमम कौन सी क्राइटेरिया या मिनिमम कितनी शर्तें आवश्यक होती हैं। तो इसके लिए आपको 4 शर्तों को ध्यान में रखना होगा। 4 शर्तें। पहली शर्त है, यदि एक त्रिभुज के 2 कोण दूसरे त्रिभुज के 2 संगत कोणों के बराबर हो, कोणों के बराबर हो तो दोनों समरूप होंगे, जैसा अभी हमने समरूपता का संबंध बताया है। इसको हम शॉर्ट में AAA समरूपता बोलते हैं। आप राइटिंग बना लीजिए। दूसरा है, यदि एक त्रिभुज के तीनों संगत कोण और दूसरे त्रिभुज के तीनों संगत कोणों के बराबर हो। संगत शब्द को जरूर याद रखिएगा। और इसको हम AAA समरूपता कहते हैं। और तीसरी शर्त होती है कि यदि एक त्रिभुज की 2 भुजाएं और दूसरे त्रिभुज की एक त्रिभुज की 2 भुजाएं दूसरे त्रिभुज की 2 संगत भुजाओं के समानुपाती हो, जैसे AB अनुपाते DE बराबर AC अनुपाते DF, तथा उनके बीच के कोण बराबर हो, उनके बीच के कोण बराबर हो। इसका मतलब जो भुजाएं समानुपाती हैं उन भुजाओं के ही बीच का कोण बराबर होना चाहिए। इसको शॉर्ट में SSA समरूपता रूल कहेंगे। समरूपता की कसौटी हिंदी में बोलते हैं क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी ऑफ 2 ट्रायंगल। और लास्ट कसौटी है कि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं और दूसरे त्रिभुज की तीनों संगत भुजाओं के समानुपाती हो। एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं यानी AB, इसे हम शर्त को ही लिख दे रहे हैं शब्दों में। चलिए शब्दों में लिख दे रहे हैं। एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों संगत भुजाओं के समानुपाती हो। यानी कि AB अनुपाते DE बराबर BC अनुपाते EF बराबर CA अनुपाते FD। इसको हम SSS सिमिलरिटी रूल कहते हैं। बच्चों, समरूपता के इस रूल्स को आप समझकर अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। लास्ट में एक पॉइंट नोट करिएगा। हम बोल दे रहे हैं कि प्रत्येक सर्वांगसम त्रिभुज समरूप होते हैं, लेकिन सभी समरूप त्रिभुज सर्वांगसम नहीं होते। एक बार फिर सुन लो
कि सभी सर्वांगसम त्रिभुज अवश्य ही समरूप होंगे, लेकिन सभी समरूप त्रिभुज सर्वांगसम हों ये आवश्यक नहीं है। इसी के साथ अब हम नेक्स्ट वीडियो में समरूपता से संबंधित समस्याओं को लेकर हाजिर होंगे। आप इसको अच्छी तरह से याद कर लेंगे और संगत अंगों के क्रम को बढ़िया से अभ्यास कर लेंगे। धन्यवाद।